जी हाँ मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं आज जीव विज्ञान की ओर। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में इस बात पर चर्चा किए थे कि हम अब अगले कक्षा में जो है अगले वीडियो में आएंगे जीव विज्ञान को लेकर के। हम जानेंगे आज जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि क्लास 10th में जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, और उस टॉपिक में हम पहला चैप्टर आज ही शुरू करेंगे जो कि थ्योरी सहित क्वेश्चन आंसर भी होंगे। जी हाँ, देख रहे होंगे आप डिजिटल बोर्ड में के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ है क्लास 10th बायोलॉजी, है ना। देख रहे होंगे ये भारती भवन का बायोलॉजी किताब है, ये आप लोगों के सामने दिया गया है। चलते हैं, देखिए जैसे कि आप लोग जानते होंगे इस चीज के अंतर्गत कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है ना। बायोलॉजी की परिभाषा यानी कि जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं हमारे धरातल पर, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक एक ही है जो अरस्तु साहब है, जो ना अरस्तु साहब है। यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को। ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है ना। उसमें बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि जीव विज्ञान की ये है जनक अरस्तु साहब कि जंतु विज्ञान के। जी हाँ, दोनों, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं अरस्तु, है ना। इस चीज को गहराई पूर्वक ध्यान दे करके समझेंगे, सुनेंगे, है ना। अब देखिए बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों, कितने शब्दों? दो शब्दों से बनता है, दो शब्दों से बनता है। जैसे बायोस, क्या कहेंगे हम लोग? बायोस, लोगोस, है ना। बायोस और लोगोस, यानी बायोस मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन। लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, है ना। हम लोग क्या करते हैं? जीवन यानी कि जिंदगी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि शॉर्ट में द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के बारे में स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो ध्यान देंगे जीवों के अध्ययन, जैसे जीवों के अध्ययन को सन, है ना, सन 1802 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क, ध्यान देंगे, लैमार्क ने, तथा बाद में जर्मन वैज्ञानिक, ये जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेल्स, है ना, जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेल्स ने जीव विज्ञान का नाम दिया। ये दोनों मिलकर के जीव विज्ञान का नाम देने का काम किया, लैमार्क और ट्रेवेल्स, है ना। लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनक हम किसे माने, है ना। अब देखिए 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेल्स ने क्या किया? ये नाम देने का काम किया, लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जनक मतलब पिता, फादर, है ना। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़ना, है ना। अब देखिए बायोलॉजी, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, है ना। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, जड़ एक होती है, शाखाएं अनेक होती है। यहाँ देखिए ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। अब देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कितने शाखाएं हैं?
3 शाखाएं हैं। कितने शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। बार बार ध्यान देंगे इस चीज को। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन? एक हो गया बॉटनी, है ना, हो गया एक, पहला हो गया बॉटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान, हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। दूसरा हो गया जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और तीसरा हो गया माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना। हम लोग इसमें सीखे कि बायोलॉजी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम जानते हैं बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए बॉटनी, हम लोग बॉटनी तो जाने यानी कि वनस्पति विज्ञान। अब देखिए इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के अंतर्गत यानी कि वनस्पति के विज्ञान के अंतर्गत इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है ना। अब देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ना। तो ध्यान देंगे, थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। अब देखिए यहां देख लेंगे थियोफ्रेस्टस ये हुए, बहुत सुंदर, देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। हम दिखाने का भी काम करते हैं, जिससे बच्चे एक बार देख ले तो देख करके ज्यादा समझने में आसान होता है। अब देखिए जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का, है ना। अब देखिए अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है। आप देखिए अरस्तु साहब को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इससे पहले भी हम इस पर चर्चा किए हैं, है ना, इसको ध्यान देना है। अब देखिए अरस्तु साहब ये हुए, है ना, अरस्तु साहब ये हुए, ये बायोलॉजी के जनक भी है, यानी जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हुए ये, है ना। समझने का और देखने का कोशिश करेंगे। जब हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ फायदा होनी चाहिए, है ना, देख करके समझने में बड़ी आसान होती है। अब देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, है ना, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, अजीब मतलब होता है जंतु, छोटा जीव, है ना। अब देखिए इनका जो ना, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसे इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। इनका जो है सूक्ष्म जीव का जनक जो माना गया है एवी ल्यूवेनहॉक को, ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का जनक माना जाता है। आराम आराम से पढ़ेंगे इसको। एवी ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का जनक यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है ना। अब देखिए ये हुए हमारे ल्यूवेनहॉक साहब, है ना। बहुत ही पुराना तस्वीर है ना। अब ऐसा दिखने को मिलता नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से व्यू करके देख लीजिए कि कैसा दिखते हैं, किस टाइप से थे, है ना। अब देखिए इसमें कि एग्जाम्पल के तौर पर सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, आर्किया और प्रोटिस्टा जैसे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत होता है। ये सब होते हैं कौन कौन? बैक्टीरिया, कवक, आर्किया और प्रोटिस्टा जैसे जीव होते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना। जैसे दही में देखते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, नंगी आंखों से, खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जो भी चीज हमें समझाना था और समझना था, हम सब कुछ बता चुके हैं। इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है ना। जितना हम समझा दिए हैं, बुझा दिए हैं और यहाँ सिखा दिए हैं, उतना आप पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी है। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे अब क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान
ना। क्लास 10th ये जैसे भारती भवन का हो गया बुक, भारती भवन का बुक हो गया, है ना जीव विज्ञान। हम लोग अब इसके अंतर्गत जानेंगे, चलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कंटेंट यानी कि विषय सूची, ये आगे हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 पहला अध्याय अब शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट कंटेंट यानी विषय सूची, है ना। अब देखिए हम इसके अंतर्गत कितने चैप्टर कितने अध्याय पढ़ेंगे इसके बारे में पहले जानना जरूरी है ना। देखिए होता क्या है, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम, जिसको पोषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोषण भी। अब दूसरा चैप्टर है श्वसन। कौन सा है? श्वसन। तीसरा चैप्टर हो जाएगा परिवहन। ये सब भारती भवन के चैप्टर हैं। अगर भारती भवन आप पढ़ लिए तो सब किताब को छक्का छुड़ा दीजिएगा। जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी ने पूरा छक्का छुड़ा दिए, उसी तरह आप लोग भी नए युवा है, दमखम है, जोरों से इसको छक्का छुड़ा दीजिएगा ना। चलिए देखिए चौथा चैप्टर हो गया उत्सर्जन, पांचवा हो गया नियंत्रण और समन्वय, और छठा हो गया जनन, सातवां हो गया आनुवांशिकता तथा जैव विकास, और आठवां हो गया हमारा पर्यावरण, और नौवां हो गया प्रायोगिक यानी कि प्रयोग में लाने वाले, और दसवां नहीं, इसको अब हम लोग कह सकते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष, यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्वेश्चन आंसर हुए उसमें, ठीक है ना। अब देखिए ये बताना तो बहुत शॉर्ट में बता दिए विषय सूची। सब्जेक्ट कंटेंट होता क्या है, जब पढ़ेंगे हम लोग तो थोड़ा डीपली से पढ़ेंगे। बताने में तो शॉर्टकट में बता दिए, ऐसे ही नहीं है कि बताने में सर शॉर्ट बता दिए तो आगे भी शॉर्ट होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बताना बहुत आसान रहता है। इसमें जब हम पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे, इतना डीपली पढ़ाएंगे कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप लोग सीधे हल कर दीजिएगा, कहीं कोनो घबराने की जरूरत नहीं है। लगेगा बहुत हल्का है, धुआं गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए पहला चैप्टर हमने चर्चा किया था जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, है ना। लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में भी ध्यान देंगे। कई बच्चे हैं कहेंगे सर जी हमें इंग्लिश बहुत जटिल लगता है। कोई जटिल नहीं लगता है। आप MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए, इंग्लिश को तो बहुत पानी जैसा बहा दीजिएगा। एक बार जाकर के देखिएगा, पूरा पानी कर दीजिएगा इंग्लिश को। बहुत आसान, इंग्लिश कुछ नहीं है, धुआं उड़ा दीजिएगा, है ना। इसलिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है। घबराना नहीं है, डरना नहीं, हम आपके साथ हैं, संस्था आपके साथ है ना। लाइफ प्रोसेस, अब देखिए इसमें हम लोग जानेंगे पार्ट 1 है। हम इसको जो है थ्योरी 2-3 पार्ट में बताएंगे, बहुत आसान तरीका से। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो, पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको, है ना। थ्योरी है बिल्कुल, हम जो है ना थ्योरी बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और जीरो लेवल से बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो से हीरो बनाना, जीरो से हीरो बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। हंसिए मुस्कुराइए, गर्दा उड़ा दीजिए, छक्का छुड़ा दीजिए, है ना। चलिए चलते हैं। देखिए पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है, बहुत बच्चे के माइंड में आता होगा। सब पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है तो हम लोग जान लेते हैं, है ना। देखिए जैव प्रक्रम जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, है ना, जो सम्मिलित है ना रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि, है ना। अब देखिए जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण मतलब अनुरक्षा करना, है ना, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा और उत्सर्जन हो जाएगा, है ना। उत्सर्जन, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें, है ना। अब देखिए सजीव के प्रमुख लक्षण कौन कौन? सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन? भोजन करना, ग्रहण करना। अब देखिए आप सजीव हैं,
आप जब तक भोजन ग्रहण कीजिएगा नहीं तो जिंदा और जीवित रहने पाए। निर्जीव तो है नहीं कि हम बिना खाए पिए जिंदा रह लेंगे, है ना। भोजन का ग्रहण करना सबसे पहले, है ना। दूसरी बात है सांस लेना, सजीव है तो आप सांस लीजिएगा, है ना। और तीसरा है उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना ही होगा। यानी कि 3 चीज बहुत ही जरूरत है। पहला हो जाएगा भोजन का ग्रहण करना, दूसरा हो जाएगा सांस लेना, सांस तो लेंगे ही, है ना। जितने भी सजीव है वो सभी सांस लेंगे, भोजन करेंगे और उत्सर्जन करेंगे। क्या करेंगे? उत्सर्जन, उत्सर्जित, है ना। अब देखिए पोषण के प्रकार, है ना। पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण, पहला हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। हम दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला हो जाएगा स्वपोषण, दूसरा हो जाएगा परपोषण। अब देखिए स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण किसे कहते हैं, है ना क्वेश्चन। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब क्या आते हैं? किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, खुद व खुद भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। जय स्वपोषण मतलब होता है स्व मतलब खुद, स्वयं, है ना। पोषण मतलब होता है पोषित करना, है ना, आहार का पोषण करना हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परपोषण, है ना। परपोषण के प्रकार, प्राकृतिक के आधार पर परपोषण के कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान देंगे, है ना। अब देखिए प्राकृतिक के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक हो गया परजीवी, एक हो गया परजीवी, दूसरा हो गया मृतजीवी पोषण और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। कितने होंगे परपोषण? कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, है ना। पहला हो जाएंगे परजीवी पोषण, दूसरा होंगे मृतजीवी पोषण और तीसरा हो जाएंगे प्राणी संपोषण, है ना। ध्यान देंगे। अब देखिए तीनों के बारे में हम फिर डिटेल से जानेंगे, है ना, जानना जरूरी है। अब देखिए परजीवी, पहला हो जाएगा परजीवी, है ना। परजीवी, पैरासाइट। देखिए 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ, एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है ना। जैसे भैंस, जोंक, मानव के सिर में बालों में रहने वाला जूं एक परजीवी है। अब देखिए, हाँ, यहाँ परजीवी यानी कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे? एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि। जब हम लोग गाय या भैंस रखते हैं तो क्या करते हैं? पशु को नहाने या धोने के लिए कहाँ ले जाते हैं? नदी या तालाब में ले जाते हैं ना। तो क्या होता है जब हम ले जाते हैं तो क्या होता है कि जोक वगैरह पानी में रहती है। क्या करती है जोक? भैंस या गाय जो भी है उसमें जाकर के चिपक जाती है। चिपकने के बाद वो अपना क्या करती है? पोषण, भैंस के शरीर से खून को चूस करके अपना पोषण कर लिया, अपना भोजन कर लिया। लेकिन हानि हुआ किसका? भैंस का हानि हो गया। और लाभ किसको हुआ? जोक को, है ना। तो यही हुआ, है ना। उसी प्रकार मानव के सिर में यानी कि बालों में रहने वाले जू एक परजीवी है। उसी प्रकार क्या होता है? एक हम मनुष्य हुए, है ना, और मनुष्य हुए तो क्या होता है? हमारे सिर या बाल में क्या होता है? जू होता है, जिसको हम लोग गाँव में ढील कहते हैं, है ना। ढील क्या कहते हैं? ढील। हाँ, कपार यानी बाल में क्या होता है? ढील यानी कि जू होती है। क्या करती है? हमारे जू बाल में रहने में वो क्या करती है? खून को चूसती है। तो एक हम हुए जो हमें हानि हो रही है। क्या हानि हो रही है? हमारा ब्लड को क्या कर रही है? जू ले रही है। और दूसरा लाभ किसको हो रही है? जू को। वो क्या कर रही है? हमारी ब्लड को पी करके वो लाभ में लाभान्वित है, वो पी करके मस्त। हाँ, यही होता है। इसे हम क्या कहेंगे? एक परजीवी कहेंगे। ये दूसरे पर आश्रित रहता है।
ध्यान रखेंगे, है ना। अब देखिए परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाँ आप देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, है ना। अब देखिए जानेंगे कौन कौन प्रकार है। देखिए अब परजीवी दो प्रकार कौन कौन है? बाह्य परजीवी जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट, बाह्य यानी कि बाहरी परजीवी। देखिए इसके बारे में जानेंगे। परजीवी परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जू, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। अब देखिए बाह्य मतलब होता है बाहरी, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जू जो होता है बाहरी हुआ, और ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के जितने भी खून है उसे पीने का काम करते हैं, है ना। अब देखिए बाहरी इसलिए कहते हैं बाह्य, है ना, बाह्य परजीवी। अब देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ परजीवी वह रूप है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जू हो गया, जिसे हम लोग अभी तुरंत चर्चा किए, ढील जिसको कहते हैं, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया। क्या करता है ये? अब देखिए जू हो गया, या हम ले सकते हैं एक तरह से बहुत अच्छा मच्छर के ले लेंगे, अभी के समय में मच्छर के ले लेंगे। मच्छर क्या करता है? मानव शरीर के में पर बैठ करके उसके शरीर से क्या करता है? खून को सींच करके वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। क्या हुआ? परजीवी है, दूसरे पर आश्रित है, दूसरे से क्या किया और ये खून पी करके अपना शरीर को बुलंद कर लिया। ये बाह्य परजीवी, बाहर बाहर किया, ये अंदर नहीं गया, हमारे शरीर के अंदर नहीं गया, ये बाहर से अपना भोजन ग्रहण किया, इसलिए हम इसे बाह्य परजीवी कहते हैं, है ना। अब दूसरा देखिए अंतः परजीवी। दूसरा हो गया अंतः परजीवी, जिसे इंटरनल पैरासाइट कहेंगे। जैसे परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण करता है, क्या कहलाता है? अंतः परजीवी कहलाता है। पोषण करता है अंतः, थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, अंतः परजीवी कहलाता है। अब देखिए कहलाता है जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, है ना, एमीबा, हिस्टोलिटिका, ये आदि, है ना। ये सब क्या अंतः, ये सब क्या करते हैं? हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करके और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है ना। ये सब हमारे शरीर अंतः यानी अंदर प्रवेश करके, जैसे आप देखते हैं जोंक जिसको कहते हैं कि पेट में चाली हो गया है ना, पेट में चाली हो गया है, तो अंदर ये चला गया, अंदर जा करके हमारे शरीर को नुकसान करता है, पेट के अंदर रह करके, है ना, और हमारे शरीर को नुकसान करता है, और ये अपने आप को फायदेमंद खाता पीता है, मोटाता है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। और बहुत सारे हैं जो हम दिए हुए हैं, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब देखिए मृत जीवी, अगला हो जाएगा मृत जीवी। जैसे पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृत जीवी का मतलब हम साफ साफ समझ रहे हैं, मृत मतलब मरा हुआ, है ना, मृत मतलब मरा हुआ, है ना। अब देखिए पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोवा हो गया इत्यादि, ये सब क्या करते हैं? मरे सड़े गले, है ना, इससे क्या करते हैं? जीव से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। अब देखिए तीसरा हो गया प्राणी संपोषी, है ना। अब देखिए पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस तथा, ध्यान देंगे, ठोस तथा तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। प्राणी संपोषी कैसे करते हैं? ठोस
या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे हम प्राणी समपोषी कहते हैं, जैसे मानव, मेढक इत्यादि और सारे हैं, है ना। अब देखिए बाकी जो है क्लास अगले दिन हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसे कि अब चर्चा ये करेंगे कि इससे आगे जो थ्योरी है उस पर हम विशेष चर्चा अगले दिन करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अगले दिन भी, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस थ्योरी से संतुष्ट होते होंगे। और आगे जो है इस पहला चैप्टर जो है उसका हम थ्योरी लेकर के आएंगे, लगभग 2 या 3 पार्ट में लेकर के आएंगे। ये पहला पार्ट है और 2 पार्ट लेकर के आएंगे, और 3 पार्ट में पहला चैप्टर का थ्योरी पहले खत्म करेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन बनाने में परेशानी होती है। हम आशा और उम्मीद करते हैं अगर हम थ्योरी बता दिए तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगी। अगर छूटेगी तो हम आपके साथ हैं, एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ है, और एक एक क्वेश्चन का हल करेंगे, है ना। आप लोग सिर्फ बनाने का काम कीजिएगा। हम जब थ्योरी पूरा बता देंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको, चाहे भारतीय भवन हो, चाहे एबीसी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे बीटीबीसी, कोई भी बुक से आपका एक एक क्वेश्चन हल होगा। अगर नहीं होगा तो हम एक एक क्वेश्चन भी बताएंगे, है ना। और बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, आप लोग बने रहिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगता होगा। जय हिंद।